साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लेबर लॉज पर इतना कंफ्यूजन क्यों। और उसके बाद हमने जो डिटेल इकट्ठी की है, जो आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किए हैं या मेरी संस्था से प्रश्न किए हैं, उनके आधार पर ग्रेच्युटी के रूल्स वर्तमान में क्या हैं और उनके बारे में जो लोगों की शंकाएं हैं उन पर कुछ बात करेंगे। तो वर्तमान में जो लेबर लॉ को लेकर या श्रम कानून को लेकर भ्रम की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, उसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि भारत सरकार ने नए श्रम कानून तथा उनसे संबंधित नियम तो बना दिए, लेकिन उनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। दूसरा प्रमुख कारण है कुछ राज्य सरकारें अपने नियम नहीं बना पा रही हैं, क्योंकि उनको पालन करना है और उनको अपने अपने राज्य में पालन कराना है। तो वो अभी तक उनको अपने नए श्रम कानूनों के अनुसार अपने स्टेट के नए रूल्स नहीं बना पा रही है, और जिसके कारण उन्हें अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। नंबर 3, नए श्रम कानूनों में जहां जिस पक्ष को फायदा हो रहा है उनको वह शीघ्रता से लागू कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष जिनको उससे नुकसान होने की संभावना है वह समय बढ़ाने की बात कर रहा है। तो कहीं एक रूपता, समरूपता नजर नहीं आती है। नंबर 4, नियोक्ता वर्ग या एम्प्लॉयर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते श्रम कानूनों में बदलाव की बात शीघ्रता से करते हैं, लेकिन जब उनको नए कानूनों के अनुसार पालन करने की बात की जाती है तो वह भी समय मांगने लगते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं कि जो वेज की डेफिनेशन है उससे बहुत सारे बदलाव श्रम कानूनों में आ जाएंगे और कर्मकारों की जो प्रति माह आय है उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी दोनों हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 50% की जो सीलिंग लगा दी है कि कोई भी अलाउंसेस 50% से यदि ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेसिक सैलरी में काउंट होंगे, तो उससे उन पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को श्रम कानूनों का ज्ञान बहुत कम है। उनको ज्ञान बढ़ाने की ना तो सरकारें कोशिश कर रही हैं, ना ही कोई श्रम संगठन इस विषय में निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने को इच्छुक है, क्योंकि अब ना तो श्रम संगठनों में पैसा बचा है और ना ही मान सम्मान बचा है। इसमें कुछ स्थानीय असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और श्रम संगठनों के स्वरूप को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर देते हैं। नंबर 6, राज्य सरकारें अपने अपने श्रम प्रवर्तन के क्षेत्र में सुधार करने में असफल दिखती हैं और श्रम कानूनों का पालन ठीक से नहीं करा पाती हैं। इसके कारण भी लोगों का उन पर विश्वास ना तो एम्प्लॉयर का है ना एम्प्लॉय का है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से अभी श्रम कानूनों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन उसको लागू अभी तक नहीं करा पा रही है। इसी विषय में बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे प्रश्न लिखते हैं और मेरी खुद की और मेरी संस्था की पूर्ण निष्ठा के साथ हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं कि हम लोगों में, श्रम संगठनों में या नियोक्ता वर्ग में श्रम कानूनों के प्रति एक अच्छी सोच, अच्छी समझ और उनको पालन करने की सहभागिता बढ़ाने में मदद करें।
इसीलिए हमने आज सबसे पहले, जो मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, वो ग्रेचुटी एक्ट से, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से संबंधित भेजे हैं। और आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि ग्रेचुटी के नए रूल क्या बने जो अभी तक लागू नहीं हुए, पुराने रूल में क्या था जिनको लोग बदलाव की मांग करते हैं। इन्हीं चीजों को समझने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेचुटी के रूल्स वर्तमान में क्या है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। एज पर एक्ट 5 years of continuous service. New codes not have been notified so far, but provisions is 1 year or it can be 3 years. तो लोगों में एक भ्रम बन गया है कि वास्तव में 1 साल है या 5 साल है। लोग 5 साल को लेकर के बहुत सारे प्रश्न करते थे कि वो 4 साल 240 दिन है या पूरे 5 साल है, जबकि कानून बिल्कुल स्पष्ट था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 5 साल पूरा करना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्या ग्रेचुटी पार्शली या फुल्ली फॉरफिट की जा सकती है। तो इस विषय में भी ग्रेचुटी एक्ट में बहुत स्पष्ट प्रावधान है। नंबर 1, the gratuity of an employee whose services have been terminated for any act, willful omission or negligence causing any damage or loss to or destruction of property belonging to the employer shall be forfeited to the extent of damage or loss so caused. इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि एक किसी भी एम्प्लॉय की ग्रेचुटी फॉरफिट की जा सकती है यदि उसकी सर्विसेज, उसकी सेवाओं की समाप्ति किसी जानबूझकर की गई गलती के कारण या उसकी नेग्लिजेंस, उसकी असावधानी के कारण जो एम्प्लॉयर को नुकसान हुआ है या एम्प्लॉयर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उस सीमा तक, उस नुकसान की भरपाई करने तक फुल्ली और पार्शियली किसी भी उस एम्प्लॉय की जिसकी सेवाएं इस कारण टर्मिनेट की गई है कि उसने कंपनी की प्रॉपर्टी को जानबूझकर या अज्ञानता के कारण नुकसान पहुंचाया है। नंबर 2, द ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय मे बी होली और पार्शियली फॉरफिटेड। वो किन चीजों में और कैसे। नंबर 1, if the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his or her part, यदि किसी श्रमिक की या किसी मजदूर की सेवाएं केवल उसके व्यवहार में रॉयटस मीन्स झगड़ालू या डिसऑर्डरली कंडक्ट के कारण या हिंसात्मक कार्यवाही करने के कारण उसके वजह से उसकी सेवाएं गई हैं और उसका प्रॉपर सावधानी से निरीक्षण कर उनको पूर्णतः सही पाकर उसके सेवाओं की समाप्ति की गई है। नंबर 2, if the services of such employee have been terminated for any act which constitute offense involving moral turpitude, किसी मॉरल टर्पिट्यूड के कारण, ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, यदि उसकी सेवाएं मॉरल टर्पिट्यूड के कारण समाप्त हुई हैं तो जो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मिसकंडक्ट किया था उसके कारण उसकी सेवाओं की समाप्ति हुई है तो उसकी ग्रेचुटी पार्शली और फुल्ली फॉरफिट की जा सकती है। यह स्पष्ट प्रावधान कानून में पहले से है। अब बात करते हैं कि ग्रेचुटी के कुछ प्रमुख रूल क्या है। सबसे पहले, ग्रेचुटी इज कंसिडर्ड एज वन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वास्तव में यदि इसकी 1972 से पहले की प्रस्तावना को पढ़ें तो यह एक तरह का गिफ्ट दिया जाता था कि आपने हमारे संगठन में
बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, संगठन की तरक्की में, उसकी उन्नति में आप भागीदार रहे हैं, इसीलिए कुछ हिस्सा आपको दिया जाए। बाद में भारत सरकार ने इसको कानून में परिवर्तित कर दिया। नंबर 2, इसके लिए भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें 2 क्लास ऑफ एम्प्लॉय की बात की है। नंबर 1 बात की है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नंबर 2 बात की है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो है या तो जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, और प्राइवेट एम्प्लॉयज वो है जो प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। नंबर 3 जो इसमें प्रमुख बात है वह यह है कि यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटायर ग्रेच्युटी उसकी जो रिटायरमेंट के समय या उसकी डेथ के समय मिलेगी वह इनकम टैक्स के रूल्स में फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए उन्होंने कुछ नए कानून इसमें ऐड करती हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट है वह बार बार परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि उनको जैसे जैसे टैक्स स्लैब बढ़ते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ती जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें जो प्राइवेट एम्प्लॉयज कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उनको अलग तरीके से समझना पड़ेगा, और जो ग्रेच्युटी के हकदार तो बन जाते हैं लेकिन एक्ट में कवर नहीं है, क्योंकि उनकी सेवाओं की या उनकी सैलरी की लिमिट उसके बाहर है। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं। नंबर 1, तो जो इनकम टैक्स के रूल हैं वो कैटेगरी 1 जो प्राइवेट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, उनके लिए क्या कहते हैं? उनके लिए कहते हैं द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ ₹20 लाख। वर्तमान में 20 लाख रुपए तक यदि किसी की ग्रेच्युटी बनती है तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से टैक्स फ्री है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे प्रश्न यह भी पूछते हैं कि ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे होती है। तो जिन पर यह एक्ट लागू है और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन पर, उनके लिए फॉर्मूला है द लास्ट सैलरी ड्रॉन इनटू 15/26 इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यह स्पष्टतः कानून में लिखा हुआ है। नंबर 3 इसमें बात है जो एक्चुअल ग्रेच्युटी है वह यदि 20 लाख से ऊपर जाती है तो उस पर वह जिस भी स्लैब में आता है उस स्लैब से उस पर टैक्स लगेगा। अब इसमें एक बात और भी जानने की है कि आदमी या एक एम्प्लॉय बार बार अपना जॉब छोड़ता है, यदि उन्हें पहले किसी एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी ली है तो उसका डिक्लेरेशन देना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह नहीं देगा तो वह श्रम कानूनों के हिसाब में नहीं लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से एक बड़ी भूल या बड़ी चूक मानी जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। नंबर 2, यह एम्प्लॉयर की भी जिम्मेवारी है कि वह जब उसको ज्वाइन कराए तो इन सब चीजों का डिक्लेरेशन ले और उस हिसाब से उसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करे। तो यह एक बड़ा प्रश्न है और इसको समझने के लिए इस कानून की गहराई को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन सब को जानने के लिए आपको ग्रेच्युटी रूल्स को और ग्रेच्युटी एक्ट को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो कैटेगरी 2 के एम्प्लॉय हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ग्रेच्युटी पाते भी हैं लेकिन द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के नियमों के अनुसार एलिजिबल नहीं है, उसके परव्यू के बाहर हैं। उनके लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, उनके लिए भी स्टैट्यूटरी टैक्स लिमिट 20 लाख ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव है। उसमें एवरेज सैलरी इनटू 1/2 वह क्योंकि कम बनेगी, सीधा
15/26 नहीं किया है, 15/26 1/2 से अधिक होता है, तो इसलिए यहां सीधी उसकी सैलरी 1/2 कर दी गई है। और नंबर ऑफ ईयर्स जो उसने कंटिन्यूस सर्विस की है, यदि लास्ट ईयर 6 महीने से अधिक है तो पूरा माना जाएगा, और 6 महीने से कम है तो वो नहीं माना जाएगा। और जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड है उसमें 20 लाख को छोड़कर जो भी अधिक होगी वह जिस भी स्लैब में आता है उस पर टैक्स काटा जाएगा। तो यह प्रश्न जो पूछे जाते हैं इन सब का उत्तर हमने दिया। अभी हम कुछ और उन प्रश्नों की बात करते हैं जो प्रमुखतः लोग द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 या उससे संबंधित नियम और उपनियमों के बारे में उठाते हैं, ताकि इस एक्ट पर आपकी जानकारी पूरी हो जाए और जब नए रूल आएंगे तो आपको नए तरीके से समझने और समझाने में हम आपकी मदद करेंगे। जो कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न मुझसे बहुत पूछा जाता है, मैं जहां भी ट्रेनिंग में जाता हूं, जहां लेबर लॉ की अवेयरनेस बढ़ाता हूं, या जो लोग ग्रेच्युटी के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, व्हेन इज ग्रेच्युटी अमाउंट पेड, यह किसी भी एम्प्लॉय को कब दी जाती है, इसका पेमेंट कब होता है। उसके लिए एक्ट बिल्कुल साफ कहता है, इट इज पेबल नंबर 1 ऑन सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट, नंबर 2 ऑन रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, या तो एम्प्लॉय रिजाइन करके खुद छोड़ के जा रहा है या उसकी सेवाओं की समाप्ति किसी अन्य और कारण से की गई है। नंबर 3 ऑन डेथ, या किसी मजदूर की काम करते हुए किन्हीं परिस्थितियों में डेथ हो गई है, या वह एक्सीडेंट के कारण या बीमारी के कारण परमानेंट या पार्शली डिसेबल्ड हो गया है और उसके कारण उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रहा है। नंबर 4 है रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ, किन्हीं कारण से या तो रिट्रेंचमेंट हो गया या माल की कमी के कारण या जो लॉ ऑफ के प्रोविजन है ऑर्गेनाइजेशन ने ले ऑफ कर दिया तो भी पेमेंट ग्रेच्युटी का होता है। और नंबर 5 है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनी ने लगाई, एम्प्लॉय ने ऑप्ट किया तो भी उसका भुगतान होता है। तो इन 5 परिस्थितियों में किसी भी श्रमिक को या किसी भी कर्मकार को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। दूसरा प्रश्न जो बहुतायत में पूछते हैं, इज 5 years कंटिन्यूअस रूल्स एप्लीकेबल टू ऑल अबव इवेंट्स, इनमें नहीं, कुछ में है कुछ में नहीं है। आइए एक एक करके बात करते हैं। The condition of 5 years continuous service is not applicable if the employee services are terminated due to death or disablement, यदि किसी की मृत्यु के कारण या परमानेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट के कारण उसकी जॉब जाती है, उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है, तो 5 साल की कंडीशन नहीं है। लेकिन अन्य कारणों में यह कंडीशन अभी वर्तमान में 5 साल की है। और जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको नॉमिनी या लीगल हेयर्स को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, और यदि वह परमानेंट या पार्शियली डिसेबलमेंट है तो उसको उसका भुगतान स्वयं को किया जाएगा। नंबर 3 बहुत जो प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है, आर टेम्परेरी स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एलिजिबल रिसीव ग्रेच्युटी अमाउंट। इसका 2 तरीके के उत्तर हैं। इफ दे आर इन द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देन यस, इफ दे आर द एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्टर देन इट इज एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर। तो इसका उत्तर टेम्परेरी स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यदि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है तो उनको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट का भुगतान एम्प्लॉयर करेगा, एक्सेप्ट अप्रेंटिसशिप। और यदि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है तो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त अपनी टर्म्स और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ग्रेच्युटी को एम्प्लॉयर से लिया है या नहीं लिया है या किस टर्म्स और कंडीशंस पर छोड़ा है, उस हिसाब से उनका भुगतान
किया जाएगा। लेकिन यह बात तय है कि टेम्परेरी स्टाफ या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यदि सीधे एम्प्लॉयमेंट में हैं तो उन्हें एम्प्लॉयर डायरेक्ट भुगतान करेगा, और यदि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है तो कॉन्ट्रैक्टर उनका भुगतान एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से करेगा। नंबर 4 प्रश्न पूछा जाता, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन रिसीव एज ग्रेच्युटी बेनिफिट। इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, देयर इज अ सीलिंग ऑफ ₹20 लाख मैक्सिमम ग्रेच्युटी, यदि यह आपकी सीटीसी का पार्ट नहीं है। अब ये सीटीसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज वर्तमान में जो भी एम्प्लॉयर्स सैलरी दे करते हैं वह सीटीसी का हिस्सा बनाते हैं, और सीटीसी को जब डिफाइन करते हैं तो उसमें ग्रेच्युटी एक कंपोनेंट होता है। और यदि यह ग्रेच्युटी आपकी सीटीसी का हिस्सा है तो 20 लाख से ऊपर भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन उस पर जो इनकम टैक्स के रूल्स लागू होंगे उस हिसाब से इनकम टैक्स की डिडक्शन एम्प्लॉयर करके आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का भुगतान कर देगा। और यदि यह सीटीसी का हिस्सा नहीं है तो एम्प्लॉयर चाहे तो इसे 20 लाख पर भी रोक सकता है। नंबर 5वां प्रश्न पूछा जाता है, इज नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल? यस, it is very much available. Any employer can ask his employee at the time of joining to submit or to file the form F, because nobody knows what can happen in life at any point of time. जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ डेथ यदि नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है तो जो आपके लीगल हायर्स हैं उनको लीगल हायर का सर्टिफिकेट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं सभी एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से निवेदन करता हूं कि वो ज्वाइनिंग के टाइम पर एम्प्लॉय भी सावधानी के साथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरे और एम्प्लॉयर भी एंश्योर करे कि उसका नॉमिनेशन फॉर्म अवश्य भरा जाए। अब इसमें समय समय पर जो रूल में परिवर्तन होता है वह उस हिसाब से उनको ठीक करे। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 से संबंधित बहुतायत में पूछे जाते हैं। और अभी नए रूल्स जो हमारे, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वो हमारे सोशल सिक्योरिटी कोड का हिस्सा बन गई है और वर्तमान में भी यह सोशल सिक्योरिटी एक्ट में ही काउंट होता है, तो उसमें जब भी जो बदलाव आएंगे उनकी चर्चा नए सिरे से आपके साथ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेच्युटी से संबंधित ग्रेच्युटी कहाँ एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल क्या है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के रूल क्या है, नॉमिनेशन की सुविधा है या नहीं है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, सीटीसी का पार्ट है तो क्या है, सीटीसी का पार्ट नहीं है तो क्या है, और यदि यह अपने कैलकुलेशन का तरीका क्या है, यदि आप एज पर एक्ट एलिजिबल है तो फॉर्मूला क्या है, एज पर एक्ट एलिजिबल नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, यह सब मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि आप हमें जो भी आपके आईआर से रिलेटेड या लेबर लॉ से रिलेटेड प्रश्न है हमें लिखिए। हम उन सब प्रश्नों को इकट्ठा कर एक एक एक्ट पर कुछ वीडियो बनाकर आपकी जानकारी अपडेट करने के लिए आपके सहयोगी बन रहे हैं, और आपसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और आपसे यह भी निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रश्न या अपनी क्वेरी हमें लिखें ताकि हम समय मिलते ही आपको या तो डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी पर, और यदि प्रश्न बहुतायत से पूछा गया है तो फिर वीडियो बनाकर सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हम भारत में एक अच्छी औद्योगिक संबंधों की क्रांति लाएं, मजदूर और नियोक्ता वर्ग के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करें, और भारत सरकार का जो
लेबर लॉ में परिवर्तन लाने का प्रयास है उसको ठीक भावना के साथ लागू कराकर भारत के नागरिकों को उसका उचित लाभ दिलाने के लिए प्रयास करें। वर्तमान में रूल्स की, रेगुलेशंस की कमी नहीं है, कमी है उनको ठीक से पालन करने की। क्योंकि अभी भी हमारे कुछ नियोक्ता साथी श्रम कानूनों में कटौती की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि श्रम कानूनों का पालन ना किया जाए। इसमें वो जितने भागीदार हैं उससे ज्यादा भागीदार मैं उन कंसल्टेंटों को मानता हूं जो गलत राय देकर और श्रमिकों के अहित की बात करते हैं। यदि आप देखें तो श्रमिक वर्ग पहले ही बहुत कमजोर वर्ग है, और यदि आप उसके साथ जो मेरे कंसल्टेंट साथी हैं श्रम कानूनों का भी ठीक से पालन नहीं कराएंगे तो ना तो वहां कभी औद्योगिक शांति स्थापित होगी और ना ही दोनों पक्षों का कभी भला होगा। यदि भारत में हमें श्रम के मूल्य को समझना है तो श्रम कानूनों को पूर्णतः पालन करना आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का भुगतान जिस दिन श्रमिक की विदाई की है, मतलब उसके लास्ट वर्किंग डे पर, सदैव उसको देकर माल्यार्पण के साथ घर भेजा है, ताकि वह अपने घर जाकर के अपने घर को यह बता सके कि यह मेरे जीवन की एक अच्छी कमाई है जो मैं किन्हीं कारणों से आप तक, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के रूल्स हैं उनके कारण ही है और कोई कारण नहीं है, यह नहीं ला पाया था, लेकिन यह आपका पैसा आपको मैं ला कर दिया हूं और इससे मेरा सुखमय जीवन बीतेगा और मैं अपने जीवन की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में सफल हो पाऊंगा। मैं ऐसे नियोक्ताओं के साथ भी काम किया हूं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को भी ग्रेच्युटी जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ है पूर्ण पालन करा करके अपने सामने भुगतान करा करके सुनिश्चित किया है कि श्रम कानूनों का पालन पूर्णतः किया जाए। मैं ऐसे भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को जानता हूं जो स्वेच्छा से श्रमिकों की इस ग्रेच्युटी के रूल्स का पालन करते हैं और ईमानदारी से एक एक पैसा उनके डेट ऑफ रिटायरमेंट पर पूर्ण भुगतान कर अपना मस्तक गर्व से ऊंचा कर कहते हैं कि हम श्रम कानूनों का पालन एक कदम आगे जाकर श्रमिक के हित में करते हैं। और वर्तमान में वही उद्योग, वही औद्योगिक घराने, वही नियोक्ता सफल हो पाएंगे जो श्रम कानूनों का एक कदम आगे जाकर ईमानदारी से और एक दिन पहले पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने का, मुझे सुनने का, मुझे लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद।